नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। यूनिट 1 से लेकर 5 तक ओबीजी फर्स्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, बीएससी नर्सिंग। 6 सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है। इसके बाद में अपन 7 सेमेस्टर की स्टार्ट करेंगे ओबीजी सब्जेक्ट की। रिमेनिंग दोनों सब्जेक्ट है वो आपकी हो चुकी है। वन शॉट रहेगी क्लास। यूनिट का नाम है असेसमेंट एंड ऑन गोइंग केयर ऑफ नॉर्मल न्यूनेट्स। ठीक है, नॉर्मल न्यूनेट्स। तो सर पहले तो आप बता दीजिए कि न्यूनेट्स होता क्या है। क्या न्यूनेट्स होता क्या है सर? नियोनेट्स क्या होता है? तो नियोनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि नियोनेट्स किसे बोलते हैं। नियोनेट्स से न्यूबॉर्न होता है। तो जीरो से लेकर, यानी कि जब बर्थ हुआ है तब से लेकर के 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं सर। ठीक है। अब नियोनेट के भी हम दो टाइप में कर सकते हैं कि जैसे कि एक तो अर्ली नियोनेट, एक लेट नियोनेट। एक तो अर्ली नियोनेट, एक लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट किसे बोलेंगे अपन सर? जीरो से लेकर के 7 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलेंगे? अर्ली न्यूनेट बोलेंगे। और लेट न्यूनेट 7 से लेकर के बाकी 28 दिन तक की को अपन लेट न्यूनेट बोलेंगे। ओके। इसके बाद में हमने जो पढ़ी थी टर्मिनोलॉजी, उसमें देखा था कि न्यूनेट्स हो गया। न्यूनेट्स के बाद में हमने क्या देखा था सर? उसके बाद में हमने देखा था इन्फेंट किसे बोलते हैं। इन्फेंट अपन बोलते हैं बिल्कुल 1 ईयर तक के को बोलते हैं। 1 से 3 साल तक के को अपन प्री स्कूल बोलते हैं। 3 से 6 तक के को अपन स्कूल एज बोलते हैं। तो हमने पहले पेडियाट्रिक्स में हमने बात कर ली थी। अभी हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, वो है नियोनेट, जो कि किसे बोलते हैं? 28 दिन तक के को, 28 डेज तक के को अपन इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो इस यूनिट में हम पढ़ने के वाले हैं, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो नियोनेट्स होते हैं, न्यूबॉर्न नियोनेट्स होते हैं, उनकी केयर कैसे की जाए। ठीक है। उनकी केयर कैसे की जाए, क्योंकि जब बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में आते हैं। मतलब कि यूट्रस के बाहर आते हैं, एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में आते हैं। तो उनको बहुत सारे अडेप्टेशन जिसे अपन बोल सकते हैं, उनका अडेप्टेशन करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से उनका सामना करना पड़ता है उनको। जैसे कि रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन है, पहले फीटल सर्कुलेशन चलता था, बाद में नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है जिनका उनको फेस करना पड़ता है। तो ये हम बात करते हैं इनकी। ठीक है। अब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, वो भी मोस्ट कॉमन कारण है इनका, एक्स्ट्रा यूटेराइन में आया है इसलिए। ठीक है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सब्जेक्ट मतलब कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिलेबस में आपके दे रखा है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर मतलब कि उस बच्चे को, अपन बात करें बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी केयर के लिए अगर अपन फैमिली को इन्वॉल्व कर दे, उसके पेरेंट्स को या फैमिली को इन्वॉल्व कर दे, तो वो केयर क्या कहलाती है? फैमिली सेंटर्ड केयर कहलाती है। ठीक है। Family centered care is an approach in which parents and family members are involved in the care and decision making of newborn। जो भी न्यूबॉर्न है उनकी केयर के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए फैमिली और पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व है तो ऐसी केयर को अपन फैमिली सेंटर्ड केयर कहते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं सर? बहुत ही आसान यूनिट होने वाली है आपको। रेस्पेक्ट फैमिली एंड पेरेंट्स, इसमें क्या है? फैमिली और पेरेंट्स से उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इन्वॉल्व पेरेंट्स इन न्यूबॉर्न केयर, प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी। कि जो हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को, यानी कि न्यूबॉर्न को जो अपन केयर दे रहे हैं, उसमें फैमिली और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है सर। ठीक है। उनको रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए कि ये ऐसे बच्चा है, इसको ये करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है। और प्राइवेसी और डिग्निटी है वो मेंटेन रखनी चाहिए। अगला आता है इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है इसका। तो इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्रूव पेरेंट्स चाइल्ड बॉन्डिंग। देखो, अगर अपन न्यू बॉर्न है, यानी कि जो बच्चा है, उसकी केयर में अपन इन्वॉल्व कर रहे हैं किसको? पेरेंट्स को और फैमिली को। तो उनमें क्या होगा? बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। बच्चा है वो भी रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट होगा, थोड़ा समझे, पेरेंट्स भी थोड़ा इम्प्रूव होंगे उनकी केयर करने के लिए कि ऐसे बच्चे की केयर करनी चाहिए। तो उनमें बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ भाई, हम भी केयर दे सकते हैं, बच्चे की केयर हम भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बेटर होगी, ब्रेस्ट फीडिंग बेटर सक्सेस रेट होगी उसकी। फास्टर रिकवरी ऑफ बेबी, रिड्यूस पेरेंटल एंजाइटी, जो पेरेंटल या फिर फैमिली है उनकी एंजाइटी वो कम होगी कि हमारे सामने बच्चा है। ठीक है। अगला आपके पास टॉपिक आता है रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर।
रेस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपकी हेडिंग का नाम है। दोनों को पढ़ते अपन। देखो अब स्पीड बता दीजिए पहले तो आप, स्पीड कैसी है, क्योंकि आपको स्पीड से लेकर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पहले। आई थिंक अब अच्छा होगा सब। रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर, इसका मतलब क्या है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, गर्ल हो या फिर मेल हो, फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, उसमें बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के उनको अच्छी केयर देना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको प्राइवेसी रखना, ठीक है, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, तो वो सभी किस में आता है, रेस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर में आता है। ठीक है, तो अपन लैंग्वेज में देखते हैं कि रेस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर मीन्स प्रोवाइडिंग सेफ, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करना, डिग्निफाइड एंड कंपनसेशनेट केयर टू एवरी न्यूबॉर्न विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये होता है रेस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो कंपोनेंट्स में अब न्यूबॉर्न में जो जो भी केयर दी जाती है वो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि ट्रीट एवरी बेबी इक्वली, सभी बच्चों को चाहे वो मेल हो फीमेल हो इक्वली आप उसको ट्रीट करो। मेंटेन वार्मथ, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, ये भी क्या है कि एक फैक्टर है, वो इफेक्ट करता है इनको। मेंटेन वार्मथ, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल, आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दो जितना जल्दी हो सके। डिले अननेसेसरी प्रोसीजर, जो भी फालतू के प्रोसीजर है, जैसे कि अगर डिलीवरी की अगर बात करते हैं, डिलीवरी अगर नॉर्मली हो रही है तो उसको होने दो, क्यों आप एपिसियोटोमी करते हो, ठीक है। तो जो फालतू में अननेसेसरी प्रोसीजर है यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूबॉर्न की बात चल रही है कि अगर बच्चा नॉर्मली अगर फीडिंग कर रहा है तो आप एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब से आप फीडिंग क्यों करवा रहे हो, तो ये भी एक प्रोसीजर है। तो अननेसेसरी जो भी प्रोसीजर उनको डिले करो या अवॉइड करो। मेंटेन हाइजीन, एक्सप्लेन बेबीज कंडीशन टू पेरेंट्स, बच्चों की जो भी कंडीशन है पेरेंट्स को बताओ कि ऐसा है आपका बच्चा, ये है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये करने से वो ठीक भी हो जाएगा, तो उनको समझाओ आप। ऑब्टेन कंसेंट बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करे उससे पहले आप कंसेंट जरूरी है, फंडामेंटल से पढ़ते आ रहे हैं अपन ये चीज। अगला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है सर, कि हमें कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कि पेरेंट्स से हमें कैसे बात करनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो क्या समझेंगे, अभी अभी तो छोटा है बच्चा, तो बात किससे करें अपन, पेरेंट्स से, फैमिली से बात करें। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली आप उनको बताएंगे। एनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिकेट पोलाइटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, पोलाइटली और इफेक्टिवली उनसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, ये नहीं आप गुस्से में बात करें को, ठीक है जाओ निकलो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देखते हैं कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो सही तरीके से हो नहीं पाता है। स्पीक पोलाइटली, विनम्रता से बात करो सर, ठीक है। लिसन केयरफुली कि भाई पेशेंट के जो पेरेंट्स है वो कहना क्या चाहते हैं, तभी तुम उसको बताएंगे। यूज सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में बताओ, मेडिकली टर्म यूज ना लो, आप आसान भाषा में समझाओ ताकि वो समझ सके। जैसे अपन बोलते हैं कि क्लेफ्ट लिप हो रहा है भाई पेशेंट के, तो ऐसे अब वो क्या समझेंगे कि ऐसा है कि जो आपका ये बच्चा है इसके जो ये अपर लिप है थोड़ा हॉट है, ये थोड़ा सा क्या है कि कट लगा रखा है, तो ये सर्जरी होगी और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन उसको बताएंगे, पेरेंट्स को पोलाइटली बताएंगे, तो वो समझ पाएंगे और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और कोऑपरेट कर पाएंगे। आंसर पेरेंट्स क्वेश्चन, अगर कोई पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, क्या हमारा बच्चा ठीक है, तो उनको आंसर क्या दो, पेरेंट्स को आंसर दो, पोलाइटली दो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ओके। तो ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसको बच्चा है वो अडोप्ट कर लेता है। अडोप्ट मतलब कि ग्रहण कर लेता है जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में। तो आफ्टर बर्थ द न्यूबॉर्न अंडरगोज सेवरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि बच्चे में जब बर्थ होता है तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि फीटल सर्कुलेशन में पढ़ा, फोरामेन ओवल था, ठीक है, वो किस में चेंज होता है, फोसा ओवल इस नाम सुना होगा, ठीक है। इधर से बहुत सारे सेंट थे, डक्टस आर्टरियोसस हो गया, वो चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, बिल्कुल सर, न्यूनेट या न्यू बोर्न इज अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ, ये हमने बता दिया आपको स्टार्ट होने से पहले क्लास। अब देखो रेस्पिरेटरी में क्या क्या अडेप्टेशन करता है। रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन, तो फर्स्ट क्राई एक्सपांडेड लंग्स, जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्राई करता है तो उसके लंग्स से वो एक्सपांड हो जाते हैं, और ब्रीथिंग रेट है उसकी नॉर्मल कितनी होती है, 30 to 60 पर मिनट, ठीक है। ये याद रखें कि जब फर्स्ट क्राई करता है तो उसके लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, उसके बाद में वो आराम से अपना काम करने लग जाता है। सर्कुलेटरी अडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैंपिंग, पता है आपको, क्लैंप करते हैं, ठीक है।
क्लोजर ऑफ किस किस का क्लोज हो जाता है, फोरामेन ओवल का, डक्टस आर्टरियोसस का, डक्टस विनोसस का, ठीक है, ये क्लोज हो जाते हैं। फीटल सर्कुलेशन से वो नॉर्मल सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है बच्चा, फीटल सर्कुलेशन से नॉर्मल सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है बच्चा, ठीक है। और नॉर्मल हार्ट रेट है वो इतनी होती है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है, या बीपीएम बोल सकते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन या फिर थर्मल रेगुलेशन बोल सकते हैं अपन, कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन फैट। हमने जब पीडियाट्रिक्स पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था कि ये चीज़ कि हीट किससे प्रोड्यूस होती है, ब्राउन फैट से। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का, न्यूनेट का 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। जीआईटी सिस्टम की हम बात करते हैं, क्या क्या अडेप्ट करता है उसमें, स्टार्ट फीडिंग, फीडिंग स्टार्ट कर देता है एज सुन एज पॉसिबल। 30 मिनट के अंदर बात करते हैं नॉर्मल की, तो वेजाइनल डिलीवरी होती है विद इन 30 मिनट्स स्टार्ट हो जाता है। और अगर अपन उसकी बात करते हैं CJLS-CS की ऑपरेशन, तो वो 3 से 4 घंटे की, अगर नॉर्मली बात करते हैं विद इन 3 to 4 आवर्स। पासिस मिकोनियम विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो फर्स्ट स्टूल होता है वो पास कर देता है। ओके, अगला बात करते हैं रीनल एडेप्टेशन की, तो ये भी फर्स्ट यूरिनेशन है वो यूजुअली अगर विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ये भी स्टार्ट हो जाता है। इम्यून अडेप्टेशन की बात करते हैं तो मेटरनल IgG, जो कि पैसिव इम्यूनिटी होती है, हमने बताया था कि IgG और IgA ये दो इम्यूनिटी है वो मेटरनल मिलती है। अब यहाँ ये बता दो IgG किससे मिलती है, एक नाम बताया था उसका नाम बताओ आप, IgG किससे मिलती है, ऐसे बताओ IgG, एरो लगा के फिर उसका नाम लिख दो, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड IgA। चलो सर आगे चलते हैं, न्यूबॉर्न असेसमेंट की बात कर लेते हैं। न्यूबॉर्न असेसमेंट में सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है न्यूबॉर्न असेसमेंट का, अर्ली डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। अगर कोई बर्थ डिफेक्ट्स है उसका जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे सर। फिजिकल असेसमेंट, अगला आता है फिजिकल असेसमेंट। फर्स्ट आता है न्यूबॉर्न असेसमेंट में फिजिकल असेसमेंट। तो नॉर्मल रेंज की हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो पैरामीटर्स हो गए, यहाँ पर नॉर्मल रेंज हो गई, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट होती है नॉर्मल 30 to 60 BPM, ठीक है। हार्ट रेट होती है इतनी 120 to 160। टेम्परेचर होता है ये, जिसकी हमने पहले ही बात कर ली इसी क्लास में। अब आगे चलते हैं अपन, न्यूबॉर्न नॉर्मल वेट होता है 2.5 kg टू 4 kg, 2.5 से 4.5 या फिर 3.5 नॉर्मल होता है। 4 kg की हम बात कर लेते हैं, 4 kg। लेंथ होती है 48 to 52, नॉर्मल 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है 30 to 33 सेंटीमीटर, ओके। चलो सर आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनिंग ऑफ कंजेनाइटल एनोमली, न्यूबॉर्न असेसमेंट में ही चल रहा है ये, न्यूबॉर्न असेसमेंट है इसी के अंदर ये चल रहा है हेडिंग। फर्स्ट फिजिकल असेसमेंट हो गया, सेकंड ये है और थर्ड एप्गार स्कोर है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने पीडियाट्रिक्स में पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। तो क्यों करते हैं सर स्क्रीनिंग ऑफ कंजेनाइटल एनोमली, स्क्रीनिंग परफॉर्म टू आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में कोई बर्थ डिफेक्ट है उनका आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए हम ये स्क्रीनिंग करते हैं। साथ साथ क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तो, और कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, ओके सर। कॉमन कौन कौन सी एनोमली हो सकती है, कॉमनली कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो कॉमनली डिजीज की हम बात करते हैं तो क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, स्पाइना बिफिडा, क्लब फुट और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसे अपन CHD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CHD, ओके सर। पूरा हमने पीडियाट्रिक्स में अच्छे से पढ़ रखा है, यहाँ पे आपके कुछ नहीं पूछेगा, OBG में इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अपगार स्कोर, अपगार स्कोर भी पहले पढ़ रखा था, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। द अपगार स्कोर इज असेस्ड 1 मिनट टू एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमें अपगार स्कोर करना रहता है। जैसे बर्थ होता है, अपगार की फुल फॉर्म हो गई APGAR, ठीक है। एक्टिविटी, पल्स, ग्राइमेस, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है सर, ये पॉइंट हो गया। अगर एक्टिविटी एब्सेंट है तो 0 पॉइंट लिख देंगे, 1 2, ठीक है, ऐसे अपन कर देंगे। वो हमने पहले आपका स्कोर पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से देखा था, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको याद होगा वो, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, केयर ऑफ न्यूबॉर्न अप टू 6 वीक, लगभग 6 वीक तक न्यूबॉर्न को क्या क्या केयर दी जाती है, तो हम इसको दो डिवाइड कर देते हैं, दो डिवीजन कर देते हैं इसका, एक तो इमीडिएट, एक रूटीन केयर।
तो जब बच्चा होता है तो उस टाइम पर जो केयर दी जाती है वो इमीडिएट केयर होती है। जैसे ड्राई बेबी, सबसे पहले तो बेबी को क्या करो, ड्राई करेंगे सर। मेंटेन वार्मथ, ठीक है, उसको या तो रेडिएंट वार्मर में रखो। ओके, नॉर्मली अभी क्या है, ये सिलसिला ये चल रहा है कि नॉर्मल रेडिएंट वार्मर में रख देते हैं, जिससे कि वो क्या हो, गर्म हो सके, टेम्परेचर उसका मेंटेन हो सके, क्योंकि एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आया है वो, तो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर एयरवे इफ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो एयरवे क्लियर करेंगे, मतलब कि सक्शन करेंगे सर, पहले माउथ से फिर नोज से, ठीक है, सक्शन करेंगे। डिलेड कोड क्लैंपिंग 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ कि अगर डिले करते हैं तो क्या होता है। तो सर सॉरी 50 ml हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा ब्लड मिलता है, और 80 mg आयरन मिलता है, ठीक है, अगर डिले करते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जिसे अपन कंगारू मदर केयर बोलते हैं, और स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर बोलते हैं लेकिन 30 मिनट में हमें स्टार्ट कर देना है। आगे चलते हैं डिलेड केयर, सॉरी डेली केयर, या फिर अपन इसको बोल देते हैं रूटीन केयर, रूटीन केयर। तो रूटीन केयर में आता है ईबीएफ करवाना है सर, 6 महीने तक क्या है, ईबीएफ करवाना है, कोड केयर करनी है, आई केयर करनी है, ठीक है। ऑब्जर्व यूरिन एंड स्टूल, कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, अमाउंट्स और कलर वगैरह, स्मेल चेक करनी है। डिले वेट मॉनिटरिंग, सॉरी डेली नॉट डिले, आज के बहुत बार डिले आ गया ना, तो वो थोड़ा मेंटेन हाइजीन, हाइजीन मेंटेन रखनी है। इम्यूनाइजेशन करवाना है, आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो जरूर याद करके जाए, वो हर बार पूछते हैं, इस बार भी आ सकता है। डेंजर्स एंड एजुकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या कंगारू केयर, कंगारू मदर केयर, और साथ ही में आप देख लेते हैं थर्मो रेगुलेशन, दोनों एक साथ। अगर ये पूछे तो भी आप दोनों एक साथ करके आना है, ठीक है, और थर्मो रेगुलेशन पूछे तो भी आपको कंगारू मदर केयर को भी ऐड करना है, ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है। बेबी इज प्लेस्ड ऑन मदर्स चेस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चे का बर्थ होता है और बेबी को कहाँ पे रखो, मदर्स चेस्ट के, प्लेस्ड ऑन द मदर्स चेस्ट, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। चलो सर आगे, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट होगी। इंप्रूव बॉन्डिंग, दोनों में, मदर में और किस में, बच्चे में बॉन्डिंग बनेगी, इंप्रूव होगी। रिड्यूस क्राइंग, बच्चा कम रोएगा, क्राई कम करेगा। स्टेबलाइज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि हमने पेडियाट्रिक्स में देखे थे, अभी आपको इतने ही याद रखने हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो थर्मो रेगुलेशन, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, क्या कहलाता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। मेथड की हम बात कर लेते हैं, मेथड में आता है ड्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या क्या करें अपन, तो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसको ट्राई करेंगे, सबसे पहले तो वार्म रूम प्रोवाइड करेंगे, अगर ओटी में हुआ है तो वो करेंगे अपन एसी को, ओटी में तो एसी वगैरह चलती है, तो वार्म करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे उसको, रेडिएंट वार्मर का यूज़ करेंगे, ठीक है। वार्म क्लॉथ देंगे। स्किन टू स्किन केयर यानी कि कंगारू मदर केयर, कवर हेड विद केप, कोई नहीं करता वैसे तो, ये तो थ्योरी की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं कहीं पर करते भी। डिले बाथिंग फॉर 24 आवर्स, वार्म क्लोथिंग, अवॉइड एक्सपोजर, ठीक है। ये थर्मो रेगुलेशन की चीज़ें हो गई, मेथड हो गया। आगे चलते अपन इम्यूनाइजेशन एट बर्थ। अब सारा आपको याद नहीं करना है इस यूनिट में, क्योंकि इसमें आपको केवल बर्थ की बात चल रही है। 8 बर्थ पर कौन कौन से इम्यूनाइजेशन यूज लेते हैं, बस ये बताना है आपको। तो ये तो वैक्सीन हो गया, डोज हो गया, ये रूट हो गया। वैक्सीन बीसीजी जो कि टीबी के लिए करते हैं अपन, ये डोज हो गए 0.05 ml, ठीक है। अगर 1 साल से छोटा है तो बाद में फिर डोज बढ़ा देंगे अपन, अगर इस टाइम पर नहीं लगा तो बाद में। और कहाँ पे लगता है, इंट्राडर्मल में, साइट हो गई अपर, लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, स्कार भी बन जाता है, कम्युनिटी में पढ़ा था हमने। अगली वैक्सीन आती है ओपीवी की 0 डोज, 2 बूंद जिंदगी की ओरली देनी है, ठीक है, 2 ड्रॉप देनी है। हेपेटाइटिस बी की 0 डोज, 0.5 ml, IM लगती है, थाई पर लगती है, कहाँ पर लगती है सर, थाई पर लगती है। चलो सर, माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न एंड मैनेजमेंट, कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर है। माइनर डिसऑर्डर की बात चल रही है, मेजर की नहीं, मेजर में तो फिर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस आएगा, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, सॉरी आफ्टर 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंदर हो रहा है तो पैथोलॉजिकल आएगा, ठीक है।
अपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, माइल्ड येलो डिस्कलरेशन। ठीक है सर, आगे चले। मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे सर, मैनेजमेंट के लिए अपन देंगे उसको फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, मॉनिटर बिलिरुबिन और फोटोथेरेपी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, फोटोथेरेपी आपको पता है कितनी लाइट्स होती है, कमेंट करें। ब्लू और वाइट होती है। वाइट लाइट है वो किसके लिए करते हैं अपन, तो वाइट लाइट अपन सर करते हैं असेसमेंट के लिए। डाइपर रेसेस, देखो डाइपर, बच्चा डाइपर पहने रहता है तो रेसेस हो जाते हैं। रेडनेस इन डाइपर एरिया, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कीप एरिया क्लीन एंड ड्राई, चेंज डाइपर्स फ्रिक्वेंटली एंड बेरियर क्रीम्स। ठीक है, आगे चलते हैं कॉन्स्टिपेशन की बात। कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे और असेस फीडिंग। देखो मेनली सब में क्या है, ये आप लिख के आ जाओ, ब्रेस्ट फीडिंग, ओरल थ्रस्ट, एंटी फंगल मेडिसिन ओरली और मेंटेन ओरल हाइजीन। ठीक है, ये छोटा सा आपकी यूनिट थी जो कि उन्हें छोटी सी बढ़ ली है। तो मिलते हैं लेक्चर में नई वीडियो के साथ, बने रहे सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के साथ, और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसमें 1 यूनिट और बच रही है, फिर अपन ओबीजी सेकंड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे।